अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 ऑफ चैप्टर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, जिसका थर्ड क्वेश्चन है नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट अभिधारणा दी हुई है दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। और सेकंड अभिधारणा है यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या ये अभिधारणाएं अवरोधी हैं? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट अभिधारणा पर विचार करते हैं। दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। सबसे पहले हमने एक रेखा बना ली जिस पर दो बिंदु ले लिए ए और बी। इसमें एक तीसरा बिंदु हमने ले लिया सी जो इन दोनों बिंदुओं के बिल्कुल बीच में स्थित है। ठीक है। सेकंड अभिधारणा है यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। इसके लिए हम रेखा बना लेंगे एक जिसमें दो बिंदु ले लेंगे ए और बी, और एक तीसरा बिंदु ऐसा लेंगे जो इस रेखा पर स्थित नहीं होगा, सी। इस रेखा के बाहर कहीं ले लेंगे जैसे सी ये बिंदु। तो ये तीन ऐसे बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। दो बिंदु तो एक रेखा पर है मगर तीसरा इस रेखा पर स्थित नहीं है। इसके बाद कह रहे हैं क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? तो देखते हैं। अभिधारणा फर्स्ट में देख रहे हैं हम अपरिभाषित शब्द है बिंदु, और सेकंड में अपरिभाषित शब्द है रेखा। तो हम लिखेंगे हाँ अपरिभाषित शब्द हैं बिंदु और रेखा। इसके बाद पूछ रहे हैं क्या ये अभिधारणाएं अवरोधी हैं, यानी कि क्या इन अभिधारणाओं का कोई विरोध नहीं कर सकता है। तो इन अभिधारणाओं को देखने पर ही लग रहा है, अभी हमने इनको सॉल्व किया है, तो हाँ ये अभिधारणाएं अवरोधी हैं क्योंकि ये सर्वव्यापी सत्य हैं। इनका कोई विरोध नहीं कर सकता, इन्हें गलत प्रूफ नहीं कर सकते हैं, ये सर्वव्यापी सत्य हैं। इसके बाद कह रहे हैं क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? स्पष्ट कीजिए। तो हम लिखेंगे नहीं, ये अभिधारणाएं यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती हैं। यूक्लिड की अभिधारणाओं से इनमें से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है इन दोनों अभिधारणाओं में जो मैच कर रहा हो, इसलिए ये अभिधारणाएं यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती हैं। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 4। यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। इसके लिए हमने दो बिंदु ले लिए ए और बी, अगर उन दोनों को मिलाया तो एक रेखा बन गई ए बी, और इस ए और बी दोनों बिंदुओं के बीच में एक पॉइंट ले लिया सी जो इस रेखा पर स्थित है, इन दोनों के बीच में स्थित है। और ये कह रहे हैं ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी, ए सी लाइन जो है वो बी सी के बराबर आ रही है, ये ए सी बराबर है बी सी के। तो हमें यहाँ से ये सिद्ध करके लाना है कि ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ए सी जो है वो बी सी ए बी की आधी है, ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर हमें दिया है ए सी बराबर बी सी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक यूक्लिड की अवधारणा है यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, तो इसका हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं, तो इसलिए हम ए सी दोनों साइड इस समीकरण में जोड़ देंगे। इस पर भी जोड़ देंगे तो ये ए सी प्लस ए सी हो जाएगा, और इसमें बी सी में भी जोड़ देंगे तो बी सी प्लस ए सी हो जाएगा।
ए सी प्लस ए सी हो जाएगा 2AC, और बी सी प्लस ए सी हो जाएगा ए बी के बराबर, क्योंकि बी सी और ए सी जो है वो पूरा ए बी के बराबर है। और यहाँ से अगर हम ए सी की वैल्यू निकालें तो ये 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा। ए सी इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी। ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्रूव्ड। तो ये समीकरण प्रूफ हो जाएगी। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 5। पृष्ठ 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। बिंदु सी जो है वो रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो इसके लिए हम इसका अपोजिट लेकर चलेंगे। माना ए बी रेखाखंड जो है उसके दो मध्य बिंदु सी और डी हैं। हम एक रेखाखंड बना लेंगे ए बी, जिसके बिंदु हैं, जिसके सिरे हैं, और इस पर दो मध्य बिंदु हैं सी और डी। ठीक है, तो हम करेंगे जब सी ए बी का मध्य बिंदु हो, तब प्रश्न 4 में हमने क्या प्रूफ किया था। जब सी ए बी का मध्य बिंदु था तो हमने प्रूफ किया था ए सी इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी। ठीक है, तो हम यही लिख लेंगे यहाँ पर। ये हो जाएगी समीकरण 1। अब अगर बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु हो, इस पूरी लाइन का मध्य बिंदु हो, और जब डी ए बी का मध्य बिंदु हो, तब क्या होगा। ए डी इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी। जब सी ए बी का मध्य बिंदु था तो हमने लिखा ए सी इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी, और जब डी ए बी का मध्य बिंदु है तो हम लिखेंगे ए डी इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी। ये हो जाएगी समीकरण 2। अब हम इन दोनों समीकरणों से क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को बराबर रख लेंगे। क्योंकि बराबर कैसे, ए सी भी 1/2 ऑफ ए बी के बराबर है और ए डी भी 1/2 ऑफ ए बी के बराबर है। तो इन दोनों की वैल्यू ए सी और ए डी दोनों की वैल्यू सेम है। तो इसलिए यानी कि समीकरण 1 और 2 से ए सी बराबर ए डी आ जाएगा। ये तब संभव है, ए सी जो है वो ए डी के अगर बराबर है, ए सी जो है वो ए डी के बराबर कब होगी, जब ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पर हों। सी और डी पॉइंट एक ही जगह पर हों। ये तब संभव है जब सी और डी संपाती हों। संपाती हों यानी एक दूसरे पर ये पॉइंट हों और सी और डी बराबर हों। इसका मतलब है सी इक्वल टू डी। अतः एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। हम यहाँ पर 2 मानकर चले तो तब भी देखिए एक ही आया, क्योंकि सी इक्वल टू डी आ गया। अतः इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 6। आकृति 5.10 में यदि ए सी बराबर बी डी है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी है। तो हमें ये आकृति दी हुई है 5.10, जिसमें हमें दिया हुआ है कि ए सी जो है वो बी डी के बराबर है। तो हमें ये प्रूफ करके लाना है कि ए बी बराबर जो है वो सी डी के है। इसके लिए सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है वो लेकर चलेंगे। दिया है ए सी बराबर बी डी, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। बिंदु बी बिंदुओं ए और सी के बीच स्थित है। अब यहाँ पर अगर बिंदु बी जो है वो ए और सी इनके बीच में स्थित है, तो यहाँ से एक समीकरण हमारे पास बनेगी कि ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। अगर बिंदु इस पर स्थित है, बिंदु सी पर स्थित है, तो ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। जब बिंदु बी ए और सी के बीच में कहीं पर स्थित है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। ए सी जो है वो ए बी और बी सी को जोड़ने पर आएगी। ये हो जाएगी समीकरण 2। अब अगर बिंदु सी
बिंदुओं बी और डी के बीच में कहीं पर स्थित है। बिंदु सी जो है बिंदु बी और डी के बीच में कहीं पर स्थित है, तो यहाँ से समीकरण बनेगी बी डी बराबर बी सी प्लस सी डी। बी डी बराबर बी सी प्लस सी डी, ये हो जाएगी समीकरण 3। अब समीकरण 1 जो हमें दी हुई थी, इसमें समीकरण 2 और 3 का प्रयोग करेंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 का प्रयोग करने पर, इनका यूज़ करने पर, तो वो समीकरण 1 हमारे पास थी ए सी इक्वल टू बी डी। इसमें ए सी की वैल्यू हम समीकरण 2 से रख देंगे। समीकरण 2 थी ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, ए सी की जगह हमने लिख दिया ए बी प्लस बी सी। और समीकरण 3 थी हमारे पास बी डी बराबर बी सी प्लस सी डी, तो बी डी की वैल्यू हमने रख दी बी सी प्लस सी डी। अब हम देख रहे हैं बी सी प्लस बी सी इक्वल के दोनों साइड पर आ रहा है, लेफ़्ट पर भी आ रहा है और राइट पर भी आ रहा है, तो ये दोनों बी सी कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा ए बी इक्वल टू सी डी। ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, यही हमें प्रूफ करना था। ए बी इक्वल टू सी डी, सिद्ध कीजिए कि ए बी इक्वल टू सी डी। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 7। यूक्लिड के अभिग्रहितों की सूची में अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि ये प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। 5वीं अभिधारणा जो थी उससे संबंधित नहीं है, ये एक अभिग्रहित है, अभिधारणा नहीं है। तो हम सबसे पहले यूक्लिड का 5वां अभिग्रहित लिख लेते हैं। यूक्लिड का 5वां अभिग्रहित क्या कहता है? पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है क्योंकि विश्व के किसी भी भाग में किसी भी वस्तु के लिए ये सत्य होता है, इसलिए इसे सार्वभौमिक या सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, इसका मतलब जैसे कि पूर्ण, जैसे हमने कोई पूर्ण व्रत ले लिया और इस पूर्ण व्रत का हमने इतना भाग इसमें से निकाल दिया, तो ये पूर्ण भाग है और ये इसका एक छोटा सा भाग है। तो ये कह रहा है पूर्ण, ये पूरा व्रत है, पूर्ण व्रत, और पूर्ण जो है अपने भाग से क्या होता है? बड़ा होता है। यानी कि देखने में लग रहा है, देखिए इस एग्जाम्पल से कि ये सत्य।